नमस्कार, मैं पृथ्वी शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज छत्तीसगढ़ पूरी तरह से बंद रहा। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद द्वारा आह्वान किया गया था कि उदयपुर में जो एक हिंदू कन्हैया नामक टेलर की नृशंस हत्या की है 2 कट्टरपंथी मुसलमानों के द्वारा, उसके विरोध में इस बंद को बुलाया गया था, जो पूरी तरीके से सफल रहा। शहर में सिर्फ दवाई की दुकानें ही खुली रहीं, अस्पताल खुले रहे, इसके अलावा सारी चीज़ें बंद रही। यहाँ तक कि पेट्रोल पंप, स्कूल भी बंद रहे और बस स्टैंड को भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बंद करा दिया गया। लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से सिर्फ हिंदू होने की वजह से कन्हैया को मारा गया, इससे अब लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। आज जिस प्रकार से उदयपुर राजस्थान में निर्मम हत्या की गई कन्हैया कुमार की, निश्चित रूप से आज पूरा देश उद्वेलित है। हम लोग सब संगठित हैं और ऐसे लोगों को करारा तमाचा मारेंगे जो लोग हमारे धर्म पर आँच लाते हैं, हमारे हिंदुत्व के लिए चुनौती बन रहे, पूरे देश में आतंक का माहौल बना रहे, ऐसे लोगों को हम करारा जवाब देंगे। इस मामले को लेकर के कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने एक वीडियो बयान जारी करके भारतीय जनता पार्टी को ये कहा है कि वह इस मामले में राजनीति न करे और मामले को समझते हुए इसकी गंभीरता को समझें और इसमें शांति बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए। उदयपुर की घटना बेहद ही बर्बर, निंदनीय और अमानवीय है। इस घटना की पूरा देश निंदा कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस घटना के आधार पर जिस प्रकार राजनीति कर रही है वह सर्वथा निंदनीय है, देश की गंगा जमनी तहजीब के खिलाफ है। इस घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद कराया जाना उचित कदम नहीं है। उदयपुर की घटना का जितना हो सके इसको प्रचार प्रसार नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यह दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी इस घटना के आधार पर अब राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है। अब बंद के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, RSS के कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जिस प्रकार का अतिवादी आचरण कर रहे हैं वह देश की गंगा जमनी संस्कृति के खिलाफ है। इधर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा का कहना है कि जब जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, ऐसे में बंद का आह्वान करना और प्रदर्शन करना पूरी तरीके से सही नहीं लगता। उदयपुर मामले में राज्य की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल अपराधियों की गिरफ्तारी की है। साथ ही केंद्रीय एजेंसी NIA के द्वारा भी जांच की जा रही है। तो इस प्रकार से जब समुचित कार्रवाई हो रही है तो जो सामाजिक सांप्रदायिक ताना बाना है उसको बिगाड़ने का कुत्सित प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। संविधान और कानून पर भरोसा रखते हुए इस प्रकार से किसी आंदोलन की मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं है। पुलिस और एजेंसियाँ अपना काम बखूबी कर रही है। दोषियों को सज़ा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक के माध्यम से राज्य सरकार ने भी आश्वस्त किया है। प्रगतिशील सतनामी समाज की नई कार्यकारिणी घोषित हो गई है और अध्यक्ष राजेंद्र भतपहरी ने CTV7 से विशेष बातचीत की है और उसमें उन्होंने कहा है कि वे सतनामी समाज के युवक युवतियों के कोचिंग की व्यवस्था करेंगे। वे यहां पर IAS और IPS की कोचिंग निःशुल्क उपलब्ध कराने की बात CTV7 के सामने की है। जैसा कि आप सबको विदित है, 19 जून को 2022 को प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज का चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव में अब नई कार्यकारिणी निर्वाचित होकर आई है। नई कार्यकारिणी ने संकल्प लिया है कि समाज के लिए आगे जो कार्य हम करेंगे वो रचनात्मक कार्य पर प्रगतिशील का हमेशा विश्वास रहा है। उसी विश्वास को आगे हम बढ़ाते हुए, कायम रखते हुए रायपुर राजधानी में IAS, IPS और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग सेंटर का, एक आवासीय कोचिंग सेंटर का स्थापना करेंगे और समाज के लिए हम एक सभागार का भी निर्माण करेंगे, जिसमें समाज अपने सामाजिक कार्यों के लिए कहीं राजधानी में किराए के सभागार लेने के लिए न भटके, उसके लिए समाज के लिए सभागार का भी निर्माण करेंगे। सभागार का निर्माण और कार्यालय का संस्था, ये एक कंपोजिट बिल्डिंग होगी। कंपोजिट बिल्डिंग में कार्य संगठन का, संस्था प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज का कार्यालय, सभागार और कोचिंग सेंटर, ये पूरा एक ही बिल्डिंग में रहेगा। राजधानी में स्थल का चयन की प्रक्रिया हम लोगों ने जारी कर दिया है और बहुत जल्द ही जो शासन की योजना है, शासकीय भूमि को क्रय, सामाजिक संस्था को जो रियायत दरों पे उपलब्ध कराई जाती है ज़मीन, उस प्रकार की ज़मीन हम संस्था के द्वारा खरीदेंगे
और उस ज़मीन में फिर ये कोचिंग सेंटर, संस्था का कार्यालय और एक सभागार का निर्माण करेंगे। इसके अलावा जो सामाजिक उत्पीड़न हमारा समाज झेल रहा है, आज की भी परिस्थिति में जो जातिगत भेदभाव है पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ है। ग्रामीण अंचलों में और शहरी अंचलों में भी ये सब चीज़ें हमारे जानकारी में, संस्था की जानकारी में आती है। सामाजिक तौर पे हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, उत्पीड़न किया जाता है उनका। इन सब के लिए हम एक संस्था की ओर से विधि प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जिसमें जो भी उत्पीड़न के शिकार और अत्याचार के शिकार व्यक्ति है वो विधिक कार्रवाई के लिए अपने जेब से खर्चा न करके हमारे विधि प्रकोष्ठ के माध्यम से समाज के लिए आगे की कानूनी कार्रवाई या विधिक कार्रवाई के लिए हमारा वो प्रकोष्ठ कार्य करेगा। इसके अलावा जो निर्धन छात्र हैं, जो मेधावी छात्र छात्राएं, विद्यार्थी हैं हमारे समाज के, जो आर्थिक परिस्थिति की वजह से आगे उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी संस्था की ओर से हम सब लोगों ने मिलकर तय किया है कि ऐसे आर्थिक रूप से कमज़ोर या निर्धन विद्यार्थियों को जो मेधावी हों, उनके उच्च शिक्षा के लिए हर संभव आर्थिक मदद हम करेंगे। इसके लिए भी एक कोष का निर्माण आगे चल करके किया जाएगा, जिसमें मेधावी बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए हर संभव मदद की जा सके। तात्कालिक तौर पे हमारे पास समाज के लिए एक ये योजना है। इसके साथ ही साथ जो आप सब जैसे कि जानते हैं, पूरा समाज जानता है, हमारे समाज में विभिन्न सामाजिक संगठन है। इन विभिन्न सामाजिक संगठनों का एकीकरण के लिए प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज जो है वो आगे बढ़कर कदम उठाएगा और भरपूर प्रयास करेगा कि सभी सामाजिक संगठन जो है एक बैनर के तले, एक छत्र के नीचे आके काम करें, मिलजुल के काम करें। और इसमें प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के द्वारा एक बाइलास का भी निर्माण किया जा चुका है। उस बाइलास को हम पूरे समाज के संगठनों के समक्ष रखेंगे पहले दौर पे, फिर उनसे उनका सलाह सुझाव सभी से हर बिंदु पे मांगेंगे, यहाँ तक कि वो बाइलास में जो भी शीर्षक हमने एक अनुमानित शीर्षक लिखा है कि सभी संगठन जब एक हो जाएंगे तो वो जो सतनामी समाज का जो संगठन एक संगठन रहेगा उसका क्या नाम है वो प्रस्तावित किया गया है। उस बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक हर संगठन अपना सुझाव देंगे प्रथम दौर पे। उस सुझाव आने के बाद उसको संकलित करके पुनः वो बाइलास तैयार किया जाएगा। फिर से सारे संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी, जिसमें उन सुझावों को, उन सुधारों को बताया जाएगा और उसमें निर्णय लिया जाएगा कि वस्तुतः जो है संस्था का बाइलास, सतनामी समाज का बाइलास, नियमावली किस प्रकार से होना चाहिए। तो नियमावली का निर्धारण जब हो जाएगा तो उनको पुनः एक बार हम प्रकाशित करके सभी संगठन के लोग मिलके अंतिम रूप देंगे। अंतिम रूप देने के बाद में उसमें इस प्रकार का व्यवस्था रखी गई है, स्ट्रक्चर रखी गई है, कहिए अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, कि किसी भी सामाजिक संगठन का जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि हर कोई सामाजिक संगठन में अध्यक्ष और महासचिव होते हैं, तो हर संगठन के प्रमुख पदाधिकारियों को लगता है कि नए संगठन में हमारा पद किस प्रकार से रहेगा, हम अध्यक्ष रह पाएंगे या महासचिव रह पाएंगे, इसके बारे में चिंतित होते। तो ये जो व्यवहारिक कठिनाई है इसको दूर करते हुए ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि इस प्रकार की कोई बात नहीं आई। चूँकि ये बाइलास जो नियमावली प्रगतिशील छत्तीसगढ़ सतनामी समाज ने बनाया है अभी समाज के समक्ष नहीं रखे हैं, इसलिए मैं आपको उसके जो बिंदु है, मोटे तौर पे जो नियमावली में क्या क्या बिंदु है उसका अभी मैं आपको विस्तार पूर्वक नहीं बता पाऊँगा। एक बार समाज के समक्ष रखने के पश्चात उसमें सारे बिंदुओं का खुलासा हो जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार का स्ट्रक्चर उस बाइलाज में दिया गया है, अब मैं समझता हूँ कि हमारे और जो साथीगण विभिन्न संगठन में हैं प्रमुख पदाधिकारी, उनको किसी किस्म की कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि हर एक संगठन का उद्देश्य है समाज सेवा करना। और जब हमारा उद्देश्य है समाज सेवा करना तो हमको हमारे राह में ऐसी कोई भी अड़चन नहीं आ सकती। ऐसा मेरा मानना है कि हम समाज सेवा के लिए एक न हो सके।
विपक्ष के राष्ट्रपति पद के दावेदार यशवंत सिन्हा ने मीडिया से चर्चा की है और उनका कहना था कि राष्ट्रपति के लिए जो चुनाव हो रहे हैं, अगर वो सर्वसम्मति से हो जाते और एक ही नाम सामने आता तो ये काफ़ी अच्छा होता। हालांकि ऐसा नहीं हो सका। और अच्छा तो ये होता कि इस पद के लिए चुनाव होता ही नहीं और सर्वसम्मति से पक्ष विपक्ष दोनों मिल बैठ के किसी एक व्यक्ति को तय कर देते और उसको सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुन लिया गया होता। ऐसा करने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के ऊपर थी केंद्र में, क्योंकि वो सरकार में है तो उनको पहल करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। आपको शायद पता होगा कि औपचारिकता निभाने के लिए केंद्र के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के 1-2 लोगों को फोन किया, यह नहीं बताया कि उनका प्रत्याशी कौन होगा, और उन्होंने कहा कि एक राय बनानी चाहिए, लेकिन उसके आगे उन्होंने कोई पहल नहीं की। इसी बीच में केंद्र में जो विपक्षी दल है उनकी 2 मीटिंग्स हुई, कुछ अनौपचारिक मीटिंग्स भी हुई और अंततः उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनका साझा उम्मीदवार बनना चाहूंगा, और जब मैंने हाँ भरी तो उन्होंने मेरे नाम की घोषणा की। CTV 7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक देवनमति, नमस्कार।